अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बेटा, ऐसा वक्त भी आना था कि आपके साथ हमने ऑनलाइन और लेक्चर रिकॉर्ड करवाने थे। बहरहाल हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हम हर तरह से गाइड करें और आपकी जितनी भी हेल्प हो सके हम कर सकें। बेटा, आज हमारा सवाल है मुस्लिम लीग। मैं आपको MCQ शार्ट आंसर तो हमने कर लिए थे कुछ ना कुछ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन हमने इतने नहीं किए थे। कुछ हमने किए थे, कुछ हमारे रहते हैं। तो मैंने मुस्लिम लीग से शुरू किया है, क्योंकि इससे पहले वाले मैंने कुछ आपको सवालात करवाए हुए हैं तकसीम बंगाल के हवाले से या सर सैयद के हवाले से सवालात। वो 2-3 सवालात बनते हैं। एक 1857 की जंग आज़ादी, एक सर सैयद की तालीमी और सियासी खिदमात, इंडियन नेशनल कांग्रेस और तकसीम बंगाल। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो है मुस्लिम लीग का। अब मुस्लिम लीग के बारे में क्वेश्चन क्या आते हैं, पहले हम ये इसको देखते हैं। मुस्लिम लीग के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब, और इसके इब्तिदाई कारनामे, ये सवाल आते हैं कि मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई, उसके बनाने की वजूहात क्या थी। ये क्वेश्चन आता है। तो बेटा, पहले हम ये बात करेंगे कि मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई, मुस्लिम लीग बनाने का मकसद क्या था, और फिर 1906 में ही क्यों बनाई गई। सवाल ये पैदा होता है आखिर क्या वजह थी, उससे पहले क्यों नहीं बनाई गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में बनाई गई है, 21 साल पहले बन गई। और मुसलमान इतना दूर क्यों रहे, क्यों नहीं वो सियासत में आए, क्या वजह थी। इस चीज़ को हमने देखना है कि मुसलमान सियासत में क्यों नहीं आए, क्या वजह थी। इस सिलसिले में अब इसके हम कुछ असबाब देखते हैं कि क्या वजह थी, क्यों ऐसे हुआ। सबसे पहले जो मसला था वो था उर्दू हिंदी तनाज़ा। एक ये मसला था उर्दू हिंदी तनाज़े का कि सदियों से हम लोग इकट्ठे रह रहे थे और उर्दू को मुसलमानों की ज़बान नहीं थी बल्कि एक मुश्तरका ज़बान थी। अगर देखा जाए तो उर्दू एक मुश्तरका ज़बान थी जो कई ज़बानों का मजमुआ था। मसलन इसमें अरबी भी थी, इसमें फ़ारसी भी थी, इसमें हिंदी भी थी, इसमें इंग्लिश भी थी, इसमें तुर्की भी थी, इसमें संस्कृत भी थी, वगैरह वगैरह। तो ये तो कई ज़बानों का मजमुआ था। लेकिन हिंदुओं ने ये कह के कि ये तो मुसलमानों की ज़बान है, क्यों भला कहा मुसलमानों की ज़बान, हालांकि मुसलमानों की ज़बान तो देखा जाए तो अरबी थी। उन्होंने इसको क्यों कहा, वो बेटा इसलिए कहा, ये बात देर में रखेगा, ये पॉइंट बड़ा अहम है कि वो उन्होंने क्यों ये कहा कि मुसलमानों की ज़बान है। इसलिए इसके रस्मुल ख़त की वजह से। रस्मुल ख़त क्या होता है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में राइटिंग स्टाइल, लिखने का जो अंदाज है अरबी की तर्ज पे है। इसलिए लगा ये तो मुसलमानों की ज़बान है, हमारी ज़बान तो नहीं है। और वैसे भी फ़ारसी अगर आई तो ईरान से आई, वो भी मुसलमान थे। अरबी अगर उसमें शामिल है तो अरब से मुसलमान आए थे, वो भी इसमें शामिल है। तुर्क जो थे वो भी मुसलमान थे, वो भी इसमें शामिल। लिहाजा उन्होंने कहा ये तो है ही मुसलमानों की ज़बान। अब हुआ क्या, तनाज़ा क्या हुआ। सबसे पहले जो तनाज़ा खड़ा किया गया वो 1867 में बनारस शहर में सबसे पहले इसका तनाज़ा खड़ा किया गया, उर्दू हिंदी तनाज़ा। और ये कहा गया कि जी इसका जो रस्मुल ख़त है वो तब्दील किया जाए और हिंदी रस्मुल ख़त राइज किया जाए। सबसे पहले हिंदुओं ने जो डिमांड की, ज़ुबान की नहीं की कि ज़ुबान चेंज की जाए, बल्कि ये कहा कि जो राइटिंग स्टाइल है वो हिंदी राइज किया जाए। ये उन्होंने 1867 में ये कहा, जिसके बारे में फिर सर सैयद ने कहा था कि ओहो मैं तो समझता था कि ये कौमें दो इकट्ठी हैं, ये तो इकट्ठी नहीं रह सकती, ये इकट्ठे नहीं रह सकते, ये अलग अलग कौमें हैं। इनकी सोच, इनके अकायद, इनके रस्म व रवाज, इनकी खुराक, इनका लिबास, इनकी इबादत, इनका मज़हब, हर चीज़ एक दूसरे मुख्तलिफ है, ये तो रह नहीं सकते इकट्ठे। इतनी सी बात पे रस्मुल ख़त की वजह से ये झगड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, उन्होंने शेक्सपियर जो गवर्नर था उसको ख़त लिखा था और उस ख़त में लिखा था कि अब मैं समझ गया कि आइंदा ये दोनों कौमें कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। सर सैयद वो हस्ती हैं जिन्होंने हमेशा मुत्तहिदा कौमियत की बात की।
एक कौम की बात की कि हिंदू मुस्लिम एक हैं। वो कहा करते थे अक्सर कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है जिसकी दो खूबसूरत आंखें हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। यानी आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि सर सैयद जो है वो कैसी शख्सियत है, वो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। और हिंदू क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें उर्दू नहीं चाहिए, हमें ये रस्म ख़त नहीं चाहिए, हमें हिंदी रस्म ख़त राइज करना है। मेरे भाई यहाँ से सोचें मुसलमानों की सोच कैसी है। इत्तेहाद की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, अमन की बात कर रहे हैं, और हिंदू किस चीज़ की बात कर रहा है? जुदाई की बात कर रहा है, अलग होने की बात कर रहा है, अपने आप को सुपरमेसी अपनी जाहिर कर रहा है। तो पहला मसला था उर्दू को बचाना। इस वजह से मुस्लिम लीग बनाई गई क्या? क्योंकि हमारा सारा लिटरेचर, हमारी सारी तारीख, हमारा सारे इस्लाम की किताबें सारी उर्दू में लिखी गई थी। लिहाजा इसको बचाना उर्दू को ज़रूरी हो गया था कि किसी न किसी तरीके से उर्दू को बचाया जाए। दूसरा मसला जो था हिंदू इंतहापसंद तंजीमें। एक ये मसला था, हिंदू इंतहापसंद तंजीमें थी जो इस्लाम दुश्मन तंजीमें थी, जिसमें अगर नाम देखा जाए आप तो सबसे पहले आर्य समाज, फिर दियो समाज, फिर संगठन, फिर शुद्धि, फिर गौ रक्षा सभा। ये वो सारी तंजीमें थी जो कि आप कह सकते हैं इस्लाम दुश्मन तंजीमें थी। ये सारी इस्लाम दुश्मन तंजीमें थी। लिहाजा उनका मुकाबला करने के लिए, उनसे निपटने के लिए, मुसलमानों के हकूक़ को बचाने के लिए, मुसलमानों के वजूद को बचाने के लिए ज़रूरी था कि एक अलग से तंजीम हो मुसलमानों की जो उनके हकूक़ के लिए काम कर सके, जो उनके लिए बात कर सके। इसलिए भी हमें ज़रूरत महसूस हुई मुस्लिम लीग की। एक और गाय ज़िबह का मसला। हिंदू जो है वो गाय को एक मुकद्दस जानवर समझते थे, एक मुकद्दस जानवर, जबकि मुसलमान इसको एक हलाल जानवर समझते थे और ईद उल अज़हा पर इसकी कुर्बानी किया करते थे। हिंदू मुसलमानों को मना करते थे कि इसको कुर्बानी नहीं करनी, जिस पर झगड़ा हो जाता, फसादात होते और इसमें मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि हिंदुओं की अक्सरियत थी, मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान होता। लिहाजा ये एक चीज़ थी कि मुसलमानों को किस तरह बचाया जाए इस चीज़ से। भाई गाय तो एक हलाल जानवर है, हमारे मज़हब के मुताबिक हमें आज़ादी ही नहीं है, हम अपने मज़हब के मुताबिक अपना परफॉर्म नहीं कर सकते इबादत, अपने मज़हब के मुताबिक हमें आज़ादी हासिल नहीं है इस हिंदुस्तान में रहते हुए। लिहाजा इस चीज़ का मुकाबला करने के लिए भी हमें एक अलहदा तंजीम की ज़रूरत महसूस हुई, जो मुस्लिम लीग को जो है वो बनाया गया। एक और वजह जो थी वो थी तकसीम बंगाल की वजह बनी। तकसीम बंगाल जो है इसको इंतज़ामी तौर पर इसको तकसीम किया गया 1905 में। इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक मशरकी बंगाल और दूसरा मगरबी बंगाल। ये दो हिस्सों में दो सूबे बना दिए गए, लेकिन हिंदुओं ने इस पर शदीद एहतजाज किया कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, हम इसे कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में हिंदुओं ने जलसे जुलूस शुरू कर दिए। ना सिर्फ जलसे जुलूस बल्कि हड़तालें शुरू कर दी, हंगामे शुरू कर दिए, कत्ल गारत शुरू कर दी। अब ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई।
मुसलमानों को इससे किसी हद तक थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा था इस तकसीम से, क्योंकि मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी और वहाँ पे तरक्याती काम शुरू हो गए, लेकिन हिंदू इस बात को बर्दाश्त ना कर सके, लिहाजा उन्होंने इसकी मुखालफत की। तो एक वजह यह भी बनी क्योंकि कांग्रेस इनका साथ दे रही थी बंगाल में, और जो इस्लाम दुश्मन तंजीमें जितनी भी थी उनका कांग्रेस उनका साथ दे रही थी, तो उस चीज़ से बचने के लिए मुस्लिम लीग बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। एक और वजह जो है कांग्रेस का रवैया देखा जाए, कांग्रेस जो कि अंग्रेज़ों ने इसको बनाया, अंग्रेज़ इसके बानी थे और A.O. ह्यूम ने इसे बनाया, एक अंग्रेज़ ने, और ये बात है 1885 की जब इसको बनाया गया कांग्रेस को एक। लेकिन कांग्रेस का रवैया जो था वो इंतहाई जानबदाराना रवैया था, जो कि हिंदुओं के मफादात की बात करती थी। जैसे ही कांग्रेस बनाई गई 1885 में, उस वक्त ही सर सैयद ने कह दिया था कि ये कांग्रेस जो है वो हिंदू मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ये सर सैयद ने उस वक्त ही कह दिया था, और ऐसा ही हुआ। आने वाले वक्त में ये साबित हुआ कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, मुसलमानों को हमेशा अक़लियत ही समझा। अगर देखा जाए तो तक़सीम बंगाल पर भी इसका रवैया जो है वो ठीक नहीं था कांग्रेस का, लिहाजा इस वजह से भी हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमारी अपनी एक तंजीम हो जो इन मसाइल से हमें निकाल सके। फिर हमें एक और वजह यह भी बनी बरतानवी हुकूमत का रवैया भी जानबदाराना रवैया था। इन्होंने भी मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, जानबदाराना रवैया। हमेशा हुकूमत ने हिंदुओं का साथ दिया। जैसे तनसीख बंगाल पे अगर देखा जाए, मुसलमानों को एतमाद में लिए बगैर 1911 को बंगाल को तकसीम कर दिया गया, बंगाल को एक फिर कर दिया गया, सूबा कर दिया गया। फिर इसी तरह दीगर मसाइल में मस्जिद कानपुर का मसला आया 1913 में, उसको शहीद कर दिया गया 1911-13 में। इसीलिए मुस्लिम लीग ने अपने मकासद में तब्दीली भी की। तो हुकूमत का रवैया भी कुछ नहीं था। 1857 की जंग आज़ादी से लेके अगर देखा जाए तो जंग आज़ादी 1857 जंग आज़ादी 1857 से लेकर आज तक, यानी 1906 का साल आ गया, हुकूमत का रवैया हमेशा जानबदार रहा, मुसलमानों को दबाने की पॉलिसी रही। उसके मुकाबले में हिंदुओं को ऊपर लाया गया, उनको तालीम में, मुआशियात में, नौकरियों में, हर लिहाज से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम की गई, और मुसलमानों को वो सहूलतें फ़राहम नहीं की गई जो मुसलमानों को मिलनी चाहिए थी। फिर इसी तरह मुस्लिम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, एक और अहम बात, मुस्लिम हकूक़ जो हैं वो नहीं मिल रहे थे। मुस्लिम हकूक़ कौन कौन से नहीं मिल रहे थे? अगर देखा जाए तो मुसलमानों को हकूक़, मुआशी हकूक़ नहीं मिल रहे थे, मुसलमानों को मुआशरती हकूक़ नहीं मिल रहे थे, मुसलमानों को तालीमी हकूक़ नहीं मिल रहे थे, मुसलमानों को सियासी हकूक़ नहीं मिल रहे थे, मुसलमानों को सकाफ़ती हकूक़ नहीं मिल रहे थे, मुसलमानों को दबाने की पॉलिसी अपनाई जा रही थी। लिहाजा इस चीज़ के लिए ज़रूरी था कि मुसलमानों को ये हकूक़ दिए जाएँ, उसके लिए एक अलहदा तंजीम हो जिसकी बिना पे मुस्लिम लीग को कायम किया गया। एक और फौरी और अहम वजह जो है वो बनी, वो था शिमला वफद। शिमला वफद क्या था? शिमला जो है एक मुकाम का नाम है हिंदुस्तान में, एक खूबसूरत मुकाम है। वहाँ पे वायसराय हिंद, जिसे गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, वो वहाँ पे गया हुआ था छुट्टियाँ गुजारने। तो नवाब मोहसिन मुल्क नवाब वक़ारुल मुल्क, ये दो भाई थे जिन्होंने ये सोचा कि क्यों ना
मुसलमानों के हकूक़ हुकूमत तक पहुँचाए जाए, उनकी आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि कांग्रेस तो मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही थी, तो क्यों ना उनके हकूक़ जो हैं वो हुकूमत तक पहुँचाए जाएँ, उनकी बात की जाए। लिहाजा इस सिलसिले में इन्होंने पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े मुसलमान जो लीडरान थे, जो क़यादत कर सकते थे, उनको बुलाया और उनसे बातचीत करने के बाद ये बात है अब अक्टूबर 1906 की, और उनमें से 35 अफराद को चुना गया। इन 35 अफराद की क़यादत जो है वो सर आगा खां को दी गई। सर आगा खान ने इनकी क़यादत की और वायसराय हिंद से जाके शिमला के मुकाम पर जाके मिले और उनके सामने जाकर अपने मुतालबात पेश किए, जिसने बड़ा हौसला अफजा जवाब दिया। इस तरह बड़ी तकबीयत मिली मुसलमानों को इस चीज़ पर कि वो उनके हकूक़ हुकूमत सुन सकती है। अगर क्यों ना हम इस सिलसिले में अपनी एक तंजीम बना लें, बार बार लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, क्यों ना हम अपनी एक सियासी जमात बना लें। एक मौका था जब सर सैयद ने मना किया था कि मुस्लिम कांग्रेस में शामिल नहीं होना, सियासत में शामिल नहीं होना, तो आज ये मौका था कि आज मुसलमान जो है वो सियासत में आए और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। लिहाजा इसीलिए मुसलमानों ने अपनी एक तंजीम अलग जो है वो सोची, और जब मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास हो रहा था दिसंबर में 1906 को, जिसकी सदारत नवाब वकार मुल्क कर रहे थे, वहाँ पे एक करारदाद पेश की गई और इस करारदाद के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक सियासी जमात जो है वो कायम की गई। अब इसके मकासद क्या थे और इसके कारनामे क्या थे, ये इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब बेटा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।